नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम आज सुबह। सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं आज की बड़ी खबर के साथ। घोटाले में फरार हीरा कारोबारी ने डोमिनिका मुल्क को अपना नया ठिकाना बना रखा है, लेकिन उसे जल्द ही भारत लाने के रास्ते तलाशे जा रहे हैं। बात मेहुल चौकसी की, क्योंकि भारत से भागने के बाद एंटीगुआ में पनाह ले रखी थी इस आरोपी ने, लेकिन सख्ती बढ़ने के बाद वो डोमिनिका भाग गया। एंटीगुआ में चौकसी के खिलाफ पहले भारत को सौंपने के मामले चल रहे हैं। एंटीगुआ सरकार के सूत्रों का यह कहना है कि चौकसी क्योंकि डोमिनिका का नागरिक नहीं है, तो ऐसे में उसे भारत को सौंपा जा सकता है। एंटीगुआ का नागरिक चौकसी समंदर के रास्ते डोमिनिका भागा और वहां पकड़ा गया। ये पूरा रूट भी हम आपको इसका बता रहे हैं। एंटीगुआ की सरकार पहले ही डोमिनिका से चौकसी को सौंपने की अपील कर चुकी है। जनवरी 2018 जब ये मामला सामने आया, 13,000 करोड़ का बैंक घोटाला, जिसके बाद चौकसी डरकर देश छोड़कर भाग गया और उसके बाद से ही लगातार ये प्रयास हो रहे हैं कि उसे भारत उसका प्रत्यर्पण हो। और यहां पर जिन लोगों का ये पूरा पैसा था, बैंक का ये घोटाला 13,000 करोड़ का, जिसमें मुख्य आरोपी मेहुल चौकसी है, इस मामले में इंसाफ हो सके, ट्रायल हो सके। Answer to that is yes, and you're correct. Chokshi was found in Dominica today, and there has been collaboration between the Antiguan and Dominican governments to make sure that Mr. Chokshi is actually deported directly to India. We have specifically asked law enforcement in Dominica not to return him to Antigua because he has legal and constitutional protections here. So we have asked them to ensure that he's deported directly to India. So there's been collaboration taking place between the Antiguan and Dominican governments, and we have also notified the Indian High Commissioner so that India law enforcement could make the necessary arrangements to collect their citizen. The request to the government of Dominica is to have Mr. Chokshi deported and be repatriated directly to India, not to send him back to Antigua and Barbuda where he's a citizen, and one in which he will enjoy certain constitutional and legal protections. A citizen has certain constitutional and legal protections. Those are entrenched protections in the Antigua and Barbudan Constitution. So, I mean, if he comes back here, he will continue to enjoy those protections as a citizen. So that is why we have specifically requested that he be repatriated directly to India. That matter is currently being investigated, so I don't have the precise details, but I can tell you law enforcement, they are presently investigating how he made good his escape. Our government is determined to have Mr. Chokshi repatriated back to India, and we will make sure that we continue to pursue those two cases vigorously. हमारे साथ और जानकारी के साथ इस वक्त मुनीश पांडे जुड़ गए हैं। मुनीश, जब ये पता चला कि एंटीगुआ से भी निकल चुका है ये आरोपी, तो बड़े सवाल उस समय भी उठे थे कि आखिर क्या भारत प्रत्यर्पण को लेकर जो तमाम कोशिशें हैं उस दिशा में कुछ एक बड़ी पहल हो पाएगी। लेकिन अब जो ये खबर सामने आ रही है, इसके बाद इस दिशा में क्या उम्मीद दिखाई देती है? जी देखिए मीनाक्षी, अगर कहीं ना कहीं ये बात करें कि मेहुल चौकसी को हिंदुस्तान वापस लाया जाएगा या नहीं लाया जाएगा, उसको लेकर ये एक बहुत ठोस कदम भारत सरकार उठाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि देखिए, प्रत्यर्पण किसी का भी होता है वो दो तरीके से होता है, या तो उसका एक्सट्रेडिशन होता है या डिपोर्टेशन होता है। एंटीगा में ऑलरेडी एक्सट्रेडिशन यानी कि प्रत्यर्पण की जो कार्रवाई है वो वहां के कोर्ट्स में चल रही है, लेकिन प्रत्यर्पण एक लंबा मामला होता है, 2-2.5 साल से ज्यादा का वक्त जाता है। लेकिन चूंकि अब वो एक दूसरे देश में चला गया है, यानी कि अब वो डोमिनिका में है, डोमिनिका का नागरिक नहीं है, उसके लिए वहां पर उसके कोई भी राइट्स नहीं है। और यही वजह है कि भारत सरकार ने अब पहल दिखाई है। भारतीय एजेंसियों ने सीधा संपर्क साधा है डोमिनिकन अथॉरिटी से और उन्होंने कहा हुआ है कि आप सीधा डिपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि डिपोर्ट करने की जो प्रक्रिया होती है वो काफी आसान होती है। इंटरपोल की 2 नोटिसेस मेहुल चौकसी के खिलाफ हैं, एक तो रेड कॉर्नर नोटिस और दूसरा येलो नोटिस। येलो नोटिस के आधार पर उसे पहले से ही हिरासत में ले लिया गया है और अब जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक भारत की तमाम एजेंसियां, तमाम अधिकारी डोमिनिकन अथॉरिटीज, जो डोमिनिका की सरकार है, वहां से लगातार संपर्क में है और ये कोशिश कर रहे हैं कि एंटीगा न भेजकर जो मेहुल चौकसी है उसे सीधा हिंदुस्तान भेजा जाए, ताकि 13,000 करोड़ रुपए का जो फरार आरोपी, ये चौथी बार है मीनाक्षी जो कि मेहुल चौकसी फरार होने में कामयाब रहा है। 2017 में
उसने एंटीगा की नागरिकता ली। 2018 जनवरी में उसने अमेरिका भाग गया, वहां से फिर वो मई 2018 में एंटीगा भाग गया और उसके बाद में 23 मई 2021 यानी कि रविवार को वो भाग गया था क्यूबा के लिए। लेकिन क्यूबा पहुंच पाता है इसके पहले ही डोमिनिका में वो रुका और डोमिनिका में पहुंचते ही उसे पहले गिरफ्तार किया गया। और अब जो जानकारी मिल रही है कि कहीं ना कहीं उसको भारत लाने की डिपोर्टेशन की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है और हो सकता है अगर सब कुछ सही रहा तो भारत वापस लाया जा सकता है अगले कुछ ही दिनों में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुनीश इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और अब बात वैक्सीन को लेकर जारी जद्दोजहद की। देश में कोरोना की दूसरी लहर अब जैसे काफी हद तक शांत दिखाई पड़ती है, लेकिन पिछले 24 घंटे में नए केस 2,11,000 से ज्यादा दर्ज किए गए हैं तो 3800 से ज्यादा की मौत दर्ज की गई है। आंकड़ों में अभी भी केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र कोरोना के 5 सबसे बड़े शिकार हैं। इधर दिल्ली में हालात लगातार सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको हम ये बीते 24 घंटों की तस्वीर आंकड़ों में दिखा रहे हैं कि कितने केसेस सामने आए। जो केसेस एक समय में 4 लाख से ज्यादा रिपोर्ट हो रहे थे डेली बेसिस पर, अब कम से कम वो संख्या घटकर 2 लाख के आसपास आ गई है। तो ये एक थोड़ी राहत जरूर देती है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, क्योंकि सेकेंड वेव का जो असर है जिसने पूरे देश को अपनी चपेट में लिया, उसे लेकर प्रयास और अगली वेव के लिए तैयारी, ये बड़ी चुनौतियां इस वक्त सामने हैं। लेकिन इस बीच आपको हम देश के अलग अलग हिस्सों में केसेस किस तरह से सामने आए वो भी दिखा रहे हैं। अगर आप इन आंकड़ों पर नजर डालें तो जो उत्तर भारत के राज्य हैं, मतलब यानी दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, यहां की स्थिति दक्षिण के राज्यों से बेहतर दिखाई देती है। लेकिन अभी भी देश में जो ज्यादा केसेस हैं, अगर आप उसका टोटल करें तो दक्षिण के राज्यों से केसेस इस वक्त ज्यादा आ रहे हैं। स्पेसिफिकली बात की जाए तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, ये राज्य जो है 5 राज्य, ये कोरोना के सबसे बड़े शिकार हैं। लेकिन राहत की खबर देश की राजधानी दिल्ली से मिलती है, क्योंकि यहां पर कुछ तस्वीर सुधरती हुई दिखाई दे रही है। और जानकारी के साथ इस वक्त कुमार कुणाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, हर बीतता दिन ये सवाल जहन में लेकर आता है कि राहत की दिशा में आगे क्या जो है हमारे लिए आता है, क्या तस्वीर उभर कर आती है। लेकिन अगर आंकड़ों पर हम नजर डालें तो केसेस अब दक्षिण भारत से ज्यादा दिखाई देते हैं बजाय कि उत्तर भारत के। बिल्कुल, और चिंता की बात ये थोड़ी है कि अभी भी जो मामले हैं वो कुल मामले 2,10,000 से ऊपर जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। लेकिन आने वाले समय में किस तरीके से ये पूरी तरह कंट्रोल में आएगा, वो भी उस पर भी चिंता सरकार की भी और बाकी तमाम एजेंसियों की बनी हुई है। दूसरी जो बड़ी बात है मीनाक्षी, वो है वैक्सीनेशन को लेकर के। वो वैक्सीनेशन को लेकर के जो सियासत है वो फिलहाल चौतरफा दिखाई देती है। अभी थोड़ी देर पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ये ट्वीट भी किया है कि बच्चों को भी वैक्सीन देनी चाहिए। यहाँ ही नहीं बल्कि दिल्ली में पूरी तरह से वैक्सीनेशन 18 से 44 साल और यहाँ तक कि जो बुजुर्ग हैं 45 से ऊपर हैं, उनका भी वैक्सीनेशन रुका हुआ है। अगले महीने में भी 5 लाख से ज्यादा वैक्सीन नहीं है दिल्ली के पास अभी तक, जो केंद्र सरकार का एलोकेशन है। तो इस तरीके से जब तक वैक्सीन को लेकर के चिंता बनी रहेगी, तब तक आने वाले समय में वेव को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, वो भी एक मुश्किल सवाल है। तो दक्षिण के राज्यों से ज्यादा मामले, उत्तर भारत में जो पॉजिटिविटी रेट है वो कम, लेकिन आने वाले समय में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने की जरूरत, क्योंकि अभी 19 लाख औसतन हर रोज वैक्सीनेशन हो रहा है, जबकि वही संख्या जो थी वो अप्रैल यानी पिछले महीने में लगभग 29 लाख थी। तो वो कैसे बढ़ेगा, इस पर भी नजर बनाए रखनी है। तो ये चुनौतियां बनी हुई हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी चुनौती एक नई बीमारी के तौर पर सामने आई है, ब्लैक फंगस, क्योंकि इसके केसेस अब जिस तरह से बढ़ रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, वो वाकई इस वक्त डर पैदा करते हैं। कुल मामले अब तक 11,000 से ज्यादा दर्ज हो चुके हैं। सबसे ज्यादा असर गुजरात पर पड़ा है, यहां 2,800 केसेस हैं। तो महाराष्ट्र में करीब 2700 और आंध्रा में भी 700 मरीज ब्लैक फंगस का प्रहार झेल रहे हैं। 620 के करीब केसेस दिल्ली में हो गए हैं, लेकिन दवाई नहीं मिल रही है। परसों भी 400 के करीब वो मिले थे डोज, कल भी 400 मिले थे, जबकि एक दिन में एक पेशेंट को 6 के करीब इंजेक्शन लगाने होते हैं। तो अगर 600 पेशेंट्स हैं तो हमें 3,500 इंजेक्शन डेली चाहिए, लेकिन हमें मिल रहे हैं केवल 400 इंजेक्शन।
तो उस वजह से उसके इलाज में काफ़ी दिक्कत आ रही है। Concern in the country about the availability of amphotericin B, a drug which is in fact the most effective drug for handling the black fungus or the mucormycosis cases. So I have to inform this group that already our relevant ministry, pharmaceuticals, they have already ordered 9 lakh vials for import of this drug. 50,000 have already been received by the country, and in another 7 days from now the department expects that around 3 lakh vials would be available through this import mechanism. जो दवाई इसका बना है, जिसका कंट्रोल उन्हीं के पास है, उसका वितरण केंद्र सरकार उसी मरीजों की संख्या पर देता है। आपने देखा होगा शायद गुजरात में या महाराष्ट्र में इसमें अभी फ़िलहाल सबसे अधिक वहीं पर आ रही है। हमारा जितना संख्या है उसके आधार पर हमारा अलॉटमेंट होता है, आवंटन होता है, थोड़ा उससे अधिक होता है। तो जितना आ रहा है हम उसका आवंटन करके हम उसको सीधा मेडिकल कॉलेजेस में, पीजीआई में और अन्य जगह भेजते हैं। वहाँ पर हम जो इफेक्टेड एरिया है, जो प्रभावित जनपदें हैं, उसके मंडल पर भी हम भेजते हैं, जहाँ कमिश्नर और एडी के माध्यम से उसका नियंत्रण होता है। एम्फोटेरिसिन बी ये जो इंजेक्शन है ये बहुत ही ज़रूरी है। पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट हम एम्फोटेरिसिन बी भी देने के लिए करीबन 2 लाख इंजेक्शन्स का ऑर्डर जो अलग अलग कंपनीज प्रोड्यूस करती है, मैन्युफैक्चर करती है, उनको दिया है। ये अलॉटमेंट हमें न मिलने की वजह से या जिस संख्या में मिलनी चाहिए वो न मिलने की वजह से हम हमारे पेशेंट्स को जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं उस हिसाब से आज मेडिसिन टाइम पर नहीं दे पा। और आइए अब आपको हम ये दिखाते हैं कि वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है वो इस वक्त क्या इशारा कर रही है। अगर आप इन आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो आप समझ पाएंगे कि किस तरह की स्थिति 23 मई को दुनिया भर में प्रति 10 लाख लोगों पर 3,564 डोजेज हैं, लेकिन भारत में प्रति 10 लाख की आबादी पर 980 डोजेज। तो ये आप फर्क देखिए। अब अगर आपको हम 2 तारीखों का फर्क दिखाएं, यानी 12 अप्रैल और 21 मई का, तो 12 अप्रैल को कुल वैक्सीनेशन 40 लाख डोजेज था, लेकिन 21 मई को देखिए ये डोजेज हैं 17 लाख। अब अगर ये हिसाब रहता है, इस गति से अगर वैक्सीनेशन चलेगा तो 50% से ये ज्यादा की गिरावट है जो इस वक्त वैक्सीनेशन प्रोग्राम में दिखाई देती है। और इसका अर्थ ये निकलता है कि अगर इस आधार पर यानी 16 लाख डोजेज हर दिन लगते हैं तो भारत की पूरी आबादी के वैक्सीनेशन में 4 साल लगेंगे। 4 साल। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी मुश्किल की घड़ी है। अगर हम सेकेंड वेव में जिस खतरनाक वक्त से जूझे हैं, जो माहौल पूरे देश ने देखा है, अपनों को खोया है, ऐसे में वैक्सीनेशन को लेकर तमाम एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सिर्फ यही कोरोना का इलाज है। जब देश की एक बड़ी आबादी वैक्सीनेट हो जाएगी, सबको टीके लग जाएंगे, उसके बाद जाकर हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि दुनिया बेहतर हो, भारत पहले से बेहतर हालातों में हो। तो ये आंकड़े आपको हम दुनिया भर की तुलना के लिहाज से भी दिखा रहे हैं कि बाकी दुनिया में वैक्सीनेशन की गति क्या है, भारत में गति क्या। और यही वजह है कि हर तरफ से इस वक्त ये मांग लगातार उठ रही है कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को तेज किया जाए। इसके लिए क्या बेहतर विकल्प हो सकते हैं, सरकार उस पर आगे भी कदम उठा रही है। आपने देखा होगा कि विदेश मंत्री जयशंकर पहुंचे थे अमेरिका और वहां पर वो तमाम तरह की उन्होंने अलग अलग स्तर पर बातचीत की है ताकि वैक्सीनेशन को लेकर भारत में कुछ और प्लेयर्स एक्टिव हों और उसके बाद ये संख्या डोजेस की बढ़ सके। आज इस सेकेंड वेव के बाद जिसमें इतनी युवाओं ने अपनी जान तक खोई है, आज दिल्ली में हम युवाओं को वैक्सीनेट नहीं करवा पा रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने वैक्सीन की सप्लाई अवेलेबल नहीं कराई है। आज हम केंद्र सरकार के सामने फिर से ये अपील करते हैं कि जल्द से जल्द दुनिया में जो और वैक्सीन हैं, चाहे फाइजर है, मॉडर्ना है, जॉनसन एंड जॉनसन है, उनको जल्द से जल्द भारत में अप्रूव करें। ये सारी WHO अप्रूव्ड वैक्सीन हैं और इनके मैन्युफैक्चरर्स से बात करके इनकी प्रोडक्शन इंडिया में शुरू कराएं। जो इनके स्टॉक्स विदेश में हैं उनको खरीद कर हमारे युवाओं को वैक्सीनेट करें। उसका अधिकार आपको दे दिया कि 18 से 45 वाले की व्यवस्था आप कीजिए, तो वो व्यवस्था कर नहीं पाए हैं। अपनी नाकामी और निकम्मापन छुपाने के लिए अब ये दारोमदार केंद्र सरकार को देना चाहते हैं। तो केंद्र सरकार ने कहा कि भाई हमारी तो अपनी पॉलिसी थी, उस पॉलिसी के तहत हम लोग शुरू से एक डाउन स्केल, सबसे पहले सबसे ज्यादा उम्र वालों को और उसके बाद धीरे धीरे कम उम्र वालों को हम कर रहे हैं।
पूरे देश भर में ऐसा ही चल रहा है और पूरी दुनिया में ऐसा चल रहा है। के जो सेंटर्स हैं वो बिल्कुल बंद हो चुके हैं दिल्ली के अंदर, और वैक्सीन कहीं नहीं है, वैक्सीन नहीं मिल रही है। केंद्र सरकार से हमने रिक्वेस्ट की है, बार बार रिक्वेस्ट की है कि भाई वैक्सीन का इंतजाम किया जाए, जल्द से जल्द दिलाया जाए। ग्लोबल टेंडर को लेकर बात हो रही थी, क्या आप लोगों को कहीं और मिल पाया है, कहीं और उपाय? ये तो मजाक सा हो गया है ग्लोबल टेंडर ना, कि जी आपको क्या करा कि सारा कंट्रोल तो केंद्र सरकार का। बनाने वाले मैन्युफैक्चरर हिंदुस्तान में अलाउड कौन से हैं? कोवैक्सीन, कोविशील्ड और तीसरी स्पुतनिक, सब देंगे केंद्र सरकार की मर्जी से। पहले केजरीवाल जी ने कहा कि सारे स्टेट को ये परमिशन देनी चाहिए कि वो कंपनी से डायरेक्ट वैक्सीन ले लें। उसके बाद में जब उनको स्टेट को परमिशन दे दी गया 1 तारीख से, अब वो बोल रहे कि सेंटर ही प्रोवाइड करें। तो ये बार बार जो ऐसा यू टर्न ले रहे हैं, आज भी बहुत सारी डेवलप्ड कंट्री हैं जहां पर 18+ लोगों को वैक्सीन अभी तक शुरू भी नहीं हुआ, और हमारे देश में 18+ लोगों को करोड़ों वैक्सीन दे चुके हैं, जहां पर भारत सरकार हमारे इंडियन कंपनीज को ऑलरेडी पेमेंट कर चुकी है उनको एक्सपेंशन के लिए। तब दिल्ली के मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि हम फाइजर और मॉडर्ना जैसी वैक्सीन को लेके आए। उधर अमेरिकी सरकार ने कोरोना को लेकर फिर चीन पर शिकंजा कस दिया है। खुफिया एजेंसीज को कहा गया है कि कोरोना वायरस के फैलने और वुहान लैब पर रिपोर्ट जल्द पेश करे। कोरोना वायरस किसी जानवर से इंसान में पहुंचा या फिर इसे वुहान की विवादित लैब में तैयार किया गया, ये सवाल दुनिया के मन में घूम रहा है, जिसका जवाब अमेरिकी एजेंसीज भी तलाश रही हैं। जो बाइडेन ने साफ निर्देश दिया है कि उन्हें इस मामले में 90 दिन में रिपोर्ट चाहिए। और जानकारी के साथ इस वक्त गीता मोहन हमारे साथ मौजूद हैं। गीता के पास हम चले, लेकिन उससे पहले आपको अमेरिका का स्टेटमेंट सुनवाते हैं। Today, the president asked the intelligence community to redouble their efforts to collect and analyze information that could bring us closer to a definitive conclusion and to a report back to him in 90 days. Back in early 2020, the president called for the CDC to get access to China to learn about the virus so we could fight it more effectively. And we will continue to press China to participate in a full, transparent, evidence-based international investigation with the needed access to get to the bottom of a virus that's taken more than 3 million lives across the globe. गीता मोहन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। गीता, देखिए, जो बाइडेन से पहले जो उनके पूर्ववर्ती थे डोनाल्ड ट्रंप, वो बहुत मुखर थे और बड़े कठोर शब्दों में लगातार उन्होंने चीन पर इस वायरस को लेकर अटैक किए कि वहां से ये वायरस उपजा है, और उन्होंने तो इसे चीनी वायरस तक करार दे दिया था। लेकिन अब जब नई लीडरशिप अमेरिका में है, 90 दिन में रिपोर्ट इस पर मांगी जा रही है, किस तरह से ये ग्लोबली अमेरिका का कदम असर लाएगा? बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन होगा मीनाक्षी, क्योंकि अगर आप देखें ऑरिजिन ऑफ द वायरस पर सारी दुनिया चाहती है कि जो ऑरिजिन्स हैं उस पर एक जवाब मिले, एक ठोस डिटेल्ड रिपोर्ट हो जिससे पता चले कि एक्चुअली हुआ क्या था। क्या वुहान में वो लैब ट्वीट था या फिर एक नेचुरल कॉज था। लेकिन आप इसे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से अलग होकर नहीं देख सकते हैं। यहाँ पर अमेरिका अगर आज जो बोल रहा है, जो बाइडेन के स्टेटमेंट्स हैं और जो 90 डेज का वक्त दिया है, वो इसीलिए भी है क्योंकि बहुत ज्यादा डोमेस्टिक प्रेशर है अमेरिका में। ऑपोजिशन लीडर्स सवाल कर रहे हैं बाइडेन को और डॉक्टर फाउची को। क्यों? क्योंकि डॉक्टर फाउची के पहले बयान और अब के बयान में बहुत फर्क है। पहले वो ये कहते थे कि ये मोस्ट प्रोबेबली नेचुरल था, और अब वो ये कह रहे हैं कि लैब ट्वीट होना इम्पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ये जो डाइकोटमी और ये जो डिफरेंस है जो आप अमेरिका के अंदर ही देख रहे हैं, इसी वजह से अब ये रिपोर्ट फाइल करने की जरूरत है। लेकिन इससे पूरी दुनिया को फायदा होगा, क्योंकि भारत का कोई एजेंडा नहीं है चीन के खिलाफ। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनका कोई एजेंडा नहीं है चीन के खिलाफ, लेकिन ये जानना जरूरी है क्योंकि इस वायरस ने पूरी दुनिया को ऑलमोस्ट तबाह कर दिया है। तो इसीलिए ये जानना जरूरी है कि क्या चीन बायो वॉरफेयर ये एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था वुहान में या फिर क्या ये नेचुरल। मार्च के बाद से लगातार बेरोजगारी की दर बढ़ रही है। पिछले महीने 75 लाख लोगों की नौकरी छिन जाने का दावा हुआ। कोरोना के संकट से बचाने को लॉकडाउन लगता है तो नौकरियों पर भी ताले लटक जाते हैं। जिन हाथों ने तलवार थामकर उत्तर प्रदेश से लेकर देश तक में तलवारबाजी के खेल में सम्मान के साथ खिलाड़ी पैदा किए, अब उन्हीं हाथों में आरी है, लकड़ी का टुकड़ा है
और सम्मान से जीने के लिए योग्यता के विपरीत काम करने को मजबूर करने वाली बेरोजगारी है। जिन हाथों ने बहुत से खिलाड़ियों को तीरंदाजी सिखाई, वो हाथ अब समोसा बनाते हैं, क्योंकि सम्मान से योग्यता मुताबिक रोजगार पाने का सपना बेरोजगारी के तेल में खौल चुका है। और जिन हाथों ने बड़े मुक्केबाजों को मेडल दिलाए, वो हाथ अब बेरोजगारी के लॉकडाउन और खेल खिलाकर भूल जाने वाली नीतियों में चाय बेचने तक को मजबूर हुए। अर्थशास्त्र कहता है कि वो बेरोजगारी है जो योग्यता के विपरीत काम करने के लिए छोड़ देती है, तो जरूरी है कि दस्तक दी जाए। और उसी दस्तक के लिए लखनऊ से बाराबंकी तक पहुंचते हैं संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव, जिन्हें दिखती है ये तस्वीर और ये आरी लकड़ी के एक टुकड़े पर नहीं चल रही, उस परिवार के सपनों पर चीरा लगाती है। जहां तो तय थी खुशियां हर शहर के लिए, कहां 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हुई इस घर के लिए। ये तलवारबाजी के एक ऐसे कोच हैं जिन्होंने 7 से 8 साल से ज्यादा कोचिंग दी है, और जिस हाथ में तलवार रहती थी उस हाथ में आज आरी है। मजबूरी का ये आलम है। और कोविड-19 का जो लॉकडाउन लगा पिछले साल का, तब से उनके ये हालात आज तक कंटिन्यूड हैं। लखनऊ के संजीव कुमार गुप्ता 2020 के लॉकडाउन से पहले तक तलवारबाजी के प्रदेश स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के खिलाड़ी तैयार करके देते थे। अखबारों की कतरन में कारनामे इनके अब भी दर्ज हैं। घर की दीवार पर लटके मेडल, शेल्फ पर सजी ट्रॉफियां कोच संजीव कुमार की कोचिंग की गवाही देती हैं। लेकिन लॉकडाउन में कोचिंग बंद हुई तो संविदा पर कोचिंग देते रहे खिलाड़ी संजीव कुमार के हाथों में तलवार की जगह आरी आ गई, क्योंकि घर में बेरोजगारी आ गई। घर में कोई और कोई कमाई की जरिया नहीं है, तो ये काम करके अपना जीव को ये कितना कुछ कमा लेते हैं इसमें हम लोग का 300 रुपया पर डे मिलता है। और स्वाभिमान इतना है, कितना मांग के लोगों से खाएंगे, जब काम नहीं करेंगे तो कैसे खाएंगे। इतना पैसा फिर भी नहीं मिल पाता कि बेटी के स्कूल की फीस भर पाए, इसलिए 12 साल की तलवारबाजी की खिलाड़ी बेटी ख्याति दोस्तों से स्कूल न आने की झूठी वजह बताती है। मैं बोलती हूँ कि मेरा दूसरे स्कूल में एडमिशन हो गया, इसलिए नहीं आ पाऊंगी। बच्चों का खेल नहीं होता बड़े बड़े खिलाड़ी तैयार करना, लेकिन जिन हाथों में अभी आप समोसे में आलू भरने के लिए खोल तैयार होता देख रहे हैं, इन्हीं हाथों में कभी तीर धनुष होता था। प्रदेश का नाम रोशन किया, कई तीरंदाज देश के लिए दिए, लेकिन 44 साल के कोच महेंद्र प्रताप सिंह अब समोसा बेचकर घर चलाने को बैठे हैं। ऐसा क्यों हुआ? अगर नियमानुसार अगर टाइम से हम लोगों की पोस्टिंग हो गई होती सर, तो आज हम लोग RSO के रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर के करीब होते। तो ये तो कभी नहीं सोचा था कि अब ये करना पड़ेगा सर। सवाल आज तक का सिर्फ इतना है कि महामारी किसी के हाथ में नहीं है, लॉकडाउन लगाना भी मजबूरी है, पर इन सब का, इन जैसे चेहरों का क्या दोष है और इनके लिए सरकार की क्या योजना है? सरकारों की योजनाएं क्या सिर्फ खिलाड़ियों के मीडिया में चकाचौंध बटोरने तक ही दिखती हैं? वरना मुक्केबाज तैयार करने वाले कोच मोहम्मद नसीम चाय बेचने को क्यों मजबूर हुए? इन सारे सवालों की दस्तक के साथ संवाददाता समर्थ अब खेल निदेशक RP सिंह के पास पहुंचते हैं। जून माह है, इसमें मैं ट्रायल कराऊंगा। आपके माध्यम से भी कहना चाहूंगा कि जो भी उसमें प्रशिक्षक हैं तथाकथित, जो भी अपने जो उनकी प्रॉब्लम है वो आए हमसे बात कर लें। जो सरकार का नियम है उसके हिसाब से उनका हो जाएगा। तो फिर तब तक क्या अपनी योग्यता के विपरीत खिलाड़ियों को हुनर देने वाले ये हाथ आरी चलाते रहेंगे, समोसा बनाते रहेंगे? अगर ये खिलवाड़ खिलाड़ियों के साथ जारी रहा तो यकीन मानिए फिर खेल के मैदान से देश का नाम रोशन करने वाली कहानियों का अंत हो जाएगा। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। 25 मई तक देश में 21 करोड़ 89 लाख वैक्सीन डोज दिए गए, यानी वैक्सीन ड्राइव को लॉन्च होने के 100 दिन बाद देश की 3% आबादी को ही वैक्सीन के दोनों डोज मिल पाए। तीसरी लहर की चेतावनी के बीच वैक्सीनेशन मैनेजमेंट सवालों के घेरे में है। देश में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ रही है, लेकिन तीसरी लहर से बचने का सिर्फ एक ही तरीका विशेषज्ञों को नजर आ रहा है, वो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगा देना। लेकिन उसके लिए ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन चाहिए, और हकीकत यह है कि जितनी वैक्सीन डोज थी वो खत्म होने को आ गई। जहां तक हम कोविड-19 वैक्सीन की उपलब्धता की बात करें तो उसकी उत्पत्ति 3 कारणों में देखी जा सकती है। पहला, एक तरफ जहां पॉलिसी लेवल पर
प्रायोरिटाइजेशन के लिए काफी ध्यान दिया गया, लेकिन प्रोक्योरमेंट के लिए उतना ध्यान नहीं दिया गया। दूसरी बात आती है कि जो मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्शन कैपेसिटी बता रहे थे वो ओवर एस्टिमेट था और उसको जैसा का तैसा मान लिया गया, जबकि हम यह भूल गए कि भारत जैसे बड़े देश के लिए 2 मैन्युफैक्चरर्स काफी नहीं हो सकते। और तीसरी बात है, डिमांड को अंडर एस्टिमेट किया गया और हम जानते हैं कि देश में काफी ज्यादा वैक्सीन की डिमांड है। फिर बात आती है कि अब क्या किया जाए। तो सबसे पहली जरूरत है कि आने वाले समय में जो भी वैक्सीन उपलब्ध होगी उसका एक रियलिस्टिक आकलन किया जाए और उस आकलन के आधार पर जो प्रायोरिटी पॉपुलेशन है उसको उस वैक्सीन को उपलब्ध कराया जाए। देश में जब वैक्सीन है ही नहीं तो लगेंगी कहां से, और वैक्सीन की डिमांड को पूरा करना ही अपने आप में सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने बताया था कि भारत में हर महीने 8.5 करोड़ डोज बनाए जा रहे हैं, जिसमें से लगभग 6.5 करोड़ डोज सीरम इंस्टीट्यूट बना रही, जबकि भारत बायोटेक एक महीने में 2 करोड़ डोज का उत्पादन कर रही। अब इसे प्रतिदिन के हिसाब से जोड़ें तो ये 27 से 28.5 लाख डोज बनते हैं। यानी देश में जब वैक्सीन का उत्पादन ही नहीं है तो मिलेगी कहां से? जाहिर है विदेश से। लेकिन जब केंद्र की सलाह पर राज्यों ने वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर निकाले तो मॉडर्ना और फाइजर जैसी कंपनियों ने कह दिया कि वो सिर्फ केंद्र सरकार से डील करेंगी। सवाल ये उठा कि क्या ये बात केंद्र सरकार को पहले से मालूम नहीं थी? इस वक्त हमारा देश कोरोना महामारी के खिलाफ युद्ध कर रहा है। ऐसे युद्ध के समय हम ये नहीं कह सकते कि सब राज्य सरकारें अपना अपना देख लें। कल को अगर पाकिस्तान भारत पे युद्ध करता है तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि सारी राज्य सरकारें अपना अपना देख लें, यूपी वाले अपने टैंक खरीद लें, दिल्ली वाले अपने हथियार खरीद लें। ऐसे थोड़ी होता है। हम ये युद्ध किसी भी कीमत पे हार नहीं सकते। भारत ये युद्ध किसी भी कीमत पे हार नहीं सकता और कोई भी सरकार ये युद्ध नहीं हार सकती। यदि केंद्र सरकार हारती है तो भाजपा नहीं हारेगी, इंडिया हारेगा। यदि दिल्ली सरकार हारती है तो आम आदमी पार्टी नहीं हारेगी, भारत हारेगा। सवाल उठे तो केंद्र सरकार ने खुलासा कर दिया कि मॉडर्ना और फाइजर से वैक्सीन को लेकर डील चल रही। मॉडर्ना ने केंद्र सरकार को बता दिया कि वो साल 2021 में 5 करोड़ डोज देने को तैयार है, जबकि फाइजर के साथ भी अक्टूबर तक 5 करोड़ वैक्सीन डोज की डील हो रही है। लेकिन इन कंपनियों ने साफ कर दिया कि वैक्सीन की पेमेंट भारत सरकार की तरफ से होनी चाहिए। फाइजर हो, मॉडर्ना हो, हम उन सबके साथ सेंट्रल लेवल से कोऑर्डिनेट करते हुए उनको 2 तरीके से फैसिलिटेट कर रहे हैं। एक तो उनके रेगुलेटरी फैसिलिटेशन इन टर्म्स ऑफ अप्रूवल्स, दूसरा प्रोक्योरमेंट रिलेटेड फैसिलिटेशन। और बोथ फाइजर एंड मॉडर्ना मोस्ट ऑफ द टाइम देयर ऑर्डर्स बुक्स इज ऑलरेडी फुल, तो इट इज डिपेंडिंग ऑन देयर सरप्लस हाउ मच दे कैन प्रोवाइड टू इंडिया। दे विल कम बैक टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड विल एंश्योर एंड फैसिलिटेट कि उसके बेसिस पर हम वो सारी चीजें स्टेट लेवल पर उसको सप्लाई किया जा सके, कोऑर्डिनेट किया जा सके, फैसिलिटेट कर पाए। वैक्सीन को लेकर जो नीति अपनाई गई उसमें खामियों का ही नतीजा है कि देश में वैक्सीन की इतनी कमी हो चुकी है कि नए वैक्सीनेशन सेंटर खुलना तो दूर, पुराने वैक्सीनेशन सेंटर भी बंद पड़े हुए हैं। विरोधाभास ये है कि सरकार सबको वैक्सीन लगाने की सलाह दे रही है, जबकि लोगों को देने के लिए वैक्सीन ही नहीं है। इन टीकों पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट सचिव बैठकें हुई हैं। फाइजर ने इस बैठक में ये कहा है कि अमेरिका सहित दुनिया के लगभग 116 देशों में इंडेमनिटी यानी लीगल प्रोटेक्शन फाइजर को दिया है। इस वैक्सीन के कई फायदे हैं। दुनिया भर में फाइजर के 14 करोड़ से भी अधिक डोजेस दिए गए हैं, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स बिल्कुल ना के बराबर है। ये बच्चों में भी दिया जा रहा है। यही वजह है कि भारत भी चाहता है कि ये वैक्सीन अभी यहां पर भी इस्तेमाल किया जाए। सिंहा मुर्दानी, आज तक। कोरोना के नए केस 24 घंटे में 2 लाख तक जा पहुंचे और इससे जंग का एक ही रास्ता है, वैक्सीनेशन। लेकिन इस अभियान पर अब ब्रेक लगता दिखाई दे रहा है। वैक्सीन है नहीं और विदेशी कंपनीज ने हाथ खड़े कर दिए हैं। तो ऐसे में सवाल यह कि वैक्सीन पर सियासी बयान जो एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, उनका आधार क्या है? कोरोना की दूसरी लहर के बीच देश के कई राज्यों में वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर यही पढ़ने को मिल रहा है, वैक्सीन नहीं है।
दिल्ली में तो 4 दिन से कई वैक्सीनेशन सेंटर बंद पड़े हैं। दिल्ली में युवाओं की वैक्सीन खत्म हो गई है। पिछले 4 दिनों से युवाओं के वैक्सीनेशन सेंटर बंद पड़े हैं। बुजुर्गों की कोवैक्सीन भी खत्म हो गई है। हमने केंद्र सरकार को लिखा है, लेकिन अभी तक वैक्सीन आई नहीं है। और ये केवल दिल्ली की बात नहीं है, देश भर में कई टीका केंद्र बंद हो गए हैं। इतनी महामारी के दौर में इस वक्त तो हमें रोज नए नए केंद्र खोलने चाहिए थे। ऐसे वक्त में मौजूदा केंद्र भी बंद हो रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। वैक्सीन की भारी कमी से दिल्ली जूझ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का गुस्सा केंद्र सरकार पर फूट पड़ा है। उनके गुस्से की वजह यह है कि मॉडर्ना और फाइजर जैसी विदेशी वैक्सीन कंपनियों ने राज्य सरकारों को वैक्सीन देने से साफ इनकार कर दिया है। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी के मैन्युफैक्चरर्स ने दिल्ली को वैक्सीन देने की हामी भरी है, लेकिन बात अभी सिर्फ मुंहजुबानी ही है। इस वक्त हमारा देश कोरोना महामारी के खिलाफ युद्ध कर रहा है। ऐसे युद्ध के समय हम ये नहीं कह सकते कि सब राज्य सरकारें अपना अपना देख लें। कल को अगर पाकिस्तान भारत पे युद्ध करता है तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि सारी राज्य सरकारें अपना अपना देख लें, यूपी वाले अपने टैंक खरीद लें, दिल्ली वाले अपने हथियार खरीद लें। ऐसे थोड़ी होता है। हम ये युद्ध किसी भी कीमत पे हार नहीं सकते। भारत ये युद्ध किसी भी कीमत पे हार नहीं सकता। देश में जब वैक्सीन है ही नहीं तो लगेंगी कहां से, और वैक्सीन की डिमांड को पूरा करना ही अपने आप में बड़ा चैलेंज बन चुका है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने बताया था कि भारत में हर महीने 8.5 करोड़ डोज बनाए जा रहे हैं, जिनमें से लगभग 6.5 करोड़ डोज सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है, जबकि भारत बायोटेक 1 महीने में 2 करोड़ डोज का उत्पादन कर रही है। अब इसे प्रतिदिन के हिसाब से जोड़ें तो ये 27.5 से 28.5 लाख डोज होती है। यानी देश में जब वैक्सीन का उत्पादन ही नहीं है तो मिलेंगी कहां से? जवाब है विदेशी कंपनियों से। लेकिन कब मिलेंगी, इसको लेकर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। कि इस वक्त देश के सभी मुख्यमंत्री अपनी अपनी राजनीति से ऊपर उठ के, अपनी पार्टीबाजी से ऊपर उठ के देश के सिपाही बन के आपके साथ काम कर रहे हैं। आप हमें जिम्मेदारी दीजिए, हम हर जिम्मेदारी पूरी करेंगे। लेकिन जो काम हमारा है ही नहीं, वो काम राज्य सरकारें कैसे करें? जो काम केंद्र सरकार को करने का है वो तो केंद्र सरकार को करना ही पड़ेगा ना, उसे हम कैसे करें? आप जितनी जरूरत है उतनी वैक्सीन लाके हर राज्य को दे दीजिए। उनको, जनता को लगाने का काम हमारा है, वो हम करेंगे। ये उस वैक्सीनेशन प्रोग्राम की हालत है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम बताकर शुरू किया गया था। लेकिन हालत ये हो गई है कि वैक्सीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश होने के बाद भी वैक्सीन ड्राइव को लॉन्च होने के 100 दिन बाद देश की 3% आबादी को ही वैक्सीन की दोनों डोज लग पाई है। जब प्रधानमंत्री को मालूम था कि अगस्त 2020 में बड़े बड़े इंटरनेशनल कंट्रीज, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन ने फार्मास्यूटिकल कंपनी से ऑर्डर दिया वैक्सीन का, अगस्त 2020 में हमारे प्रधानमंत्री जो आज भावुक होकर, आंसू बहाकर देश की जनता को मजाक कर रहे हैं, उनको तो उसी वक्त ऑर्डर देना चाहिए था। कब ऑर्डर दिए वो? वैक्सीन को लेकर जो नीति अपनाई गई उसमें खामियों का ही नतीजा है कि देश में वैक्सीन की इतनी कमी हो चुकी है कि नए वैक्सीनेशन सेंटर तो खुलना दूर, पुराने वैक्सीनेशन सेंटर भी बंद पड़े हुए हैं। कुल मिलाकर देश के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की हालत ऐसी हो गई है कि लोगों को वैक्सीन कम लग रही है और वैक्सीन को लेकर राजनीति की डोज बढ़ गई है। मामला राज्य सरकार वर्सेस केंद्र सरकार हो चुका है। तो सरकार ने, केंद्र सरकार ने कहा ठीक है जी, आप अपनी व्यवस्था कीजिए, 45 तक वालों की तो हम फ्री व्यवस्था कर रहे हैं, आप 18 से 45 की अपनी व्यवस्था करना चाहते तो कर लीजिए। अब उसका अधिकार आपको दे दिया कि 18 से 45 वाले की व्यवस्था आप कीजिए, तो वो व्यवस्था कर नहीं पाए हैं। अपनी नाकामी और निकम्मापन छुपाने के लिए अब ये दारोमदार केंद्र सरकार को देना चाहते हैं। तो केंद्र सरकार ने कहा कि भाई हमारी तो अपनी पॉलिसी थी। देश के लगभग हर राज्य में वैक्सीन की डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम है। सप्लाई कब होगी इसको लेकर भी कोई पुख्ता जवाब अभी तक नहीं मिल रहा है। और विरोधाभास देखिए कि सरकारें सबको वैक्सीन लगाने की सलाह तो दे रही है, लेकिन वैक्सीन नहीं दे पा रही है। दिल्ली से रामकिंकर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
वैक्सीन को लेकर क्या पहले से सरकारों को नहीं जागना चाहिए था? क्या पहले से वैक्सीन खरीद नहीं होनी चाहिए थी? क्या वैक्सीन को लेकर केंद्र बनाम राज्यों को एक साथ नहीं होना चाहिए था, एक सामंजस्य नहीं होना चाहिए था? देखिए वैक्सीन की वो दास्तान जो ये तमाम सवाल खड़े करती है। इस वक्त हमारा देश कोरोना महामारी के खिलाफ युद्ध कर रहा है। ऐसे युद्ध के समय हम ये नहीं कह सकते कि सब राज्य सरकारें अपना अपना देख लें। 18 से 44 आयु वर्ग के लिए वैक्सीन कंपनियों से वैक्सीन कौन खरीदे, इसे लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब अपने तीखे बयानों से केंद्र को घेर रहे हैं, तो बीजेपी ने केजरीवाल को उनका ही पुराना बयान याद दिलाया है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने केजरीवाल को 15 अप्रैल का बयान ट्वीट किया। अब तो कोरोना की दवाई आ गई है, इंजेक्शन आ गया है, तो अभी तो ये समय है जब लार्ज स्केल पे वॉर फुटिंग के ऊपर हमें अपनी पूरी जनता को वैक्सीनेट कर देना चाहिए और इसको बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। सब कुछ अभी सेंटर से जो कंट्रोल हो रहा है, जैसे कुछ सरकारें एफिशिएंट हैं, कुछ सरकारें कम एफिशिएंट हैं, तो जो सरकारें एफिशिएंट हैं और कह रही हैं भाई हम अपने, दिल्ली सरकार आज कह रही है हम अपनी सारी जनता को 3 महीने में वैक्सीनेट कर देंगे, तो हमें बाकी देश के साथ क्यों क्लब किया जाए? अगर हम कर सकते हैं तो हमें करने दिया जाए। आपने खुद कहा था कि जो बाकी कम एफिशिएंट राज्य हैं उनके साथ आप दिल्ली को क्लब मत करिए, दिल्ली को आप इंडिपेंडेंट छोड़िए, हम अपनी बातें खुद करेंगे और हम पूरे दिल्ली को 3 महीने के अंदर वैक्सीनेट कर देंगे। आप हमें इंडिपेंडेंस तो दीजिए, आप हमें नेगोशिएट करने की क्षमता तो दीजिए। और केजरीवाल जी, जब ये क्षमता आपको दी जाती है, जब आपको वो इंडिपेंडेंस जो आपने खुद मांगा था आपको दी जाती है, तो आप कहते हैं कि हमें ये इंडिपेंडेंस क्यों दिया गया है, ये तो राज्यों का विषय नहीं है, ये तो केंद्र का विषय है। 18 प्लस उम्र वालों के लिए वैक्सीन की खरीद को लेकर जारी इस हंगामे के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय और बीजेपी मानो ये बताने की कोशिश भी कर रहे हैं कि राज्य तो अभी 45 से ऊपर उम्र वालों के वैक्सीनेशन में ही पिछड़ रहे हैं। बुधवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने 45 से अधिक उम्र वालों के लिए राज्यों को केंद्र की ओर से भेजी गई वैक्सीन का आंकड़ा रखा। इसके मुताबिक अब तक 22 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ 77 लाख से अधिक वैक्सीन डोज अभी भी राज्यों के पास मौजूद है। बीजेपी के मुताबिक दिल्ली में अभी 1.5 लाख से अधिक वैक्सीन डोज की उपलब्धता है। हर चीज पे राजनीति करने की जरूरत है। पहले शुरुआत करिए आपने कोविड बेड से, फिर आप ऑक्सीजन पे आ गए और वैक्सीनेशन पे आ गए। 51 लाख वैक्सीनेशन लग चुके हैं दिल्ली में, सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन लगे, जब तक कि 32 लाख लगने चाहिए थे। आप भी तो कुछ परचेज करेंगे, कब परचेज किया, कहाँ परचेज किया, वो कम से कम दिल्ली की जनता को कॉपी दिखाइए, हमारे को मत दिखाइए। हम तो आपके पॉलिटिकल राइवल्स हैं, ठीक है, आपको तो लगेगा कि हम आरोप लगाएंगे, लेकिन दिल्ली की जनता को तो सच्चाई पता होनी जरूरी है ना। उन्होंने तो आपको चुना है, आपकी उनकी तरफ तो कोई जिम्मेदारी है या नहीं है? नेताओं के बीच कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर ही हंगामा नहीं है, बल्कि वैक्सीन की बर्बादी का मुद्दा भी उठ गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि राष्ट्रीय स्तर पर वैक्सीन की बर्बादी का कुल औसत 6.3% है। झारखंड में सप्लाई हुई कुल वैक्सीन का 37% से ज्यादा हिस्सा बर्बाद हुआ है। वहीं छत्तीसगढ़ को मिली 30% से ज्यादा वैक्सीन की बर्बादी हुई है, जबकि तमिलनाडु में 15.5%, जम्मू कश्मीर में 10.8% और मध्य प्रदेश में 10.7% वैक्सीन डोज बर्बाद हो गई है। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने राज्य में वैक्सीन बर्बादी के केंद्र के आंकड़े को झुठलाया है। ये गलत भी है और हास्यास्पद भी है। पिछली वर्चुअल बैठक में माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ उस समय भी कुछ आंकड़े उन्होंने प्रस्तुत किए थे और हम लोगों ने आंकड़े बताते हुए कहा था कि ये वास्तविक स्थिति ये है। आपके यहाँ जो जानकारी है लगता है कि आधी अधूरी है, तो राज्य सरकार से आपके अधिकारियों से चर्चा करके इसको अपडेट कर लीजिए। आज सुनने में आ रहा है कि मीडिया में आधे अधूरे आंकड़ों को प्रेषित कर दिया गया। वैक्सीन का राजनीतिक महासंग्राम कोरोना की दूसरी लहर में हुई तबाही के बीच शुरू हुआ है। इतनी बड़ी आबादी के लिए वैक्सीन की समस्या जल्द सुलझने वाली नहीं है, इसलिए ये राजनीति अभी लंबी चलेगी। हालांकि वैक्सीन पर सुकून की खबर ये है कि भारत में 20 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज लग गई है और ये आंकड़ा छूने वाला भारत अमेरिका के बाद दूसरा देश है। दिल्ली से रामकिंकर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। अब आपको बिहार के स्वास्थ्य केंद्र की दुर्दशा की दास्तां दिखाते हैं। आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दोस्त का गांव इलाज के अभाव में क्यों दर दर भटकने को मजबूर है।
बिहार के हेल्थ सिस्टम का ईसीजी, बीमार स्वास्थ्य केंद्र की दवा क्या? बिहार की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं और इसी क्रम में आज हम सहरसा के महिषी प्रखंड में स्थित मैना गांव पहुंचे हैं, जहां पर उप स्वास्थ्य केंद्र मौजूद है। और कहने को तो ये उप स्वास्थ्य केंद्र पिछले 25 साल से जो है यहाँ पर बनकर तैयार है, कुछ साल तक ये चलता भी रहा, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि पिछले कई सालों से ये उप स्वास्थ्य केंद्र जो है वो बंद पड़ा हुआ है और जो गांव के लोग हैं उनको इसकी वजह से जो है बेहद ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों को मुंह चिढ़ाती तस्वीरें सहरसा जिले के मैना गांव में बने स्वास्थ्य केंद्र की है। बदहाल और खस्ताहाल स्वास्थ्य केंद्र के अंदर आपको ले चलें, उससे पहले सरकारी सिस्टम की पोल खोलती इस अपील को बहुत गौर से सुनिए। मुझको जब स्टाफ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, दवाई और उसका व्यवस्था नहीं है, कोई भी पदाधिकारी जो एएनएम या कंसर्निंग जो अभी जो पोस्टेड है उस सब का रहने का व्यवस्था नहीं है और इसी के चलते लोग शहरों में रहता है और गांव के इलाका में न एएनएम रहता है न कोई स्टाफ रहता है, इसीलिए ताला बंद है। ये कोई और नहीं, मैना गांव में रहने वाले नरेंद्र कुमार सिंह हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दोस्त हैं और जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। सोचिए, जब मुख्यमंत्री के दोस्त और उनकी पार्टी के नेता अपने गांव के बीमार स्वास्थ्य केंद्र का इलाज कराने में लाचार हैं, तो आम आदमी की कौन सुनता होगा। सिस्टम पूरी तरह फेल है और महामारी का संक्रमण गांवों में फुल है। आप जैसे ही परिसर के अंदर घुसेंगे इस भवन के अंदर, आप देख लीजिए टूटा फूटा बोर्ड, राज्य स्वास्थ्य समिति का ये टूटा फूटा बोर्ड आपको नजर आएगा और ऊपर छत देख लीजिए कैसे ये छत का हिस्सा लगातार टूटता जा रहा है और ये तस्वीरें देखिए कितना खतरनाक है और ये साफ तौर पर दिखाता है कि ये इमारत जो है पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील हो चुकी है, जर्जर हालत में है और इसी वजह से इसके कई हिस्से आप देखिए छत लगातार टूटता जा रहा है, उसके हिस्से टूट रहे हैं, बेहद खतरनाक भी है। और ऊपर भी आप देखिए किस तरीके से इस इमारत के जो हिस्से हैं वो कई जगहों से टूटे हुए हैं। अब आपको हम अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं क्योंकि इस स्वास्थ्य केंद्र के दरवाजे जो हैं वो बंद है, लेकिन अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए कैसे खिड़कियां यहाँ खुली हुई हैं लेकिन अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा है, कोई भी अंदर मौजूद नहीं है। सरकारी कागज, फाइलें सब यहाँ पर जो है बिखरी पड़ी हैं। इस अंदर के कमरे को भी आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से इमारत अंदर से भी देखिए जर्जर है, दरार कई जगहों से आपको साफ तौर पर नजर आ सकता है। तो ये हालत है इस स्वास्थ्य केंद्र की जो कागजों में मौजूद है, लेकिन यहाँ पर ये खुलता नहीं है और जो लोग हैं आसपास के गांव के कई लोग हैं, आबादी है, घनी आबादी, उसको इसका कोई फायदा नहीं मिल पाता है। स्वास्थ्य केंद्र खंडहर में तब्दील हो चुका है। स्थानीय लोगों का दर्द आप सुनेंगे तो गांव के हालात समझ जाएंगे। ये लगभग 10-12 साल से स्थिति बनी हुई है। पहले 25 साल पहले यहाँ डॉक्टर नर्स की तैनाती रहती थी, लोग इलाज भी फर्स्ट स्टेज में कराते थे, लेकिन आज 10 वर्षों से लगभग ये मैना ग्राम है, मुख्यमंत्री के दोस्त नरेंद्र जी का भी गांव है, वो अब यहाँ मौजूद हैं और उसके बाद ये स्थिति बनी हुई है। हम लोग को बहुत परेशानी होता है। कोरोना महामारी में हम लोग को बहुत दूर जाना पड़ता है जाँच के लिए। हम लोग बाहर से कमा के आते हैं जाँच के लिए, हम लोग को तरसना पड़ता है कि कोरोना का जाँच हो जाए। गांव में उपचार केंद्र है, लेकिन जब वही बीमार हो तो स्वास्थ्य सिस्टम भगवान भरोसे ही है। बिहार के ज्यादातर स्वास्थ्य केंद्रों का हाल ऐसा ही है, ना कोई सुनने वाला है और ना कोई देखने वाला। रोहित सिंह, सहरसा, आज तक।